असरानी की कहानी सुनकर आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे। पिता बेचते थे साड़ियाँ और बेटा बन गया था बॉलीवुड का कॉमेडी का बादशाह। कॉमेडी के जादूगर गोवर्धन असरानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिग्गज अभिनेता के निधन से सभी दुखी हैं। अभिनेता से लेकर राजनेता तक उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोवर्धन असरानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी गोवर्धन असरानी के निधन से बहुत दुखी हुए। चलिए आपको एक्टर की ज़िंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में बताते हैं। उसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। असरानी का जन्म गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर में हुआ था। पूरा नाम था गोवर्धन असरानी, लेकिन आगे चलकर यही नाम हिंदी सिनेमा में हंसी का पर्याय बन गया। उनके पिता ठाकुर दास जेठानंद असरानी का जयपुर में कालीन और साड़ियों का व्यवसाय था और उनकी दुकान 5 बत्ती के पास स्थित थी। इसके बंटवारे के बाद असरानी का परिवार कराची से जयपुर आकर बस गया। हालांकि घर वालों को उम्मीद थी कि असरानी पारिवारिक व्यापार संभालेंगे, मगर उनका दिल तो कुछ और ही चाहता था। एक मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार से आने वाले असरानी ने जयपुर के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की थी और इसके बाद राजस्थान कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान खर्च चलाने के लिए उन्होंने ऑयल इंडिया रेडियो में जयपुर में बतौर वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। वहीं से उनकी आवाज़ और अदायगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। असरानी का एक किस्सा आज भी बड़े चाव से सुनाया जाता है। उनकी कहानी ऐसी है कि उन दिनों की बात है जब असरानी अपने एक दोस्त के साथ एमआई रोड पर साइकिल की सवारी कर रहे थे। असरानी साइकिल के डंडे पर आगे बैठकर हैंडल के ऊपर से पैर लटकाए बैठे थे। पूरे मिजाज में बातें करते जा रहे थे। तभी रास्ते में पहुंचे और सरकारी मोटर गैराज के पास, जहां आज गणपति प्लाजा है, असरानी ने अचानक इशारा करके दोस्त से कहा, रोक साइकिल। साइकिल रुकी और असरानी सीधे सामने लगी फिल्म के मेहरबान की होर्डिंग के पास चले गए। पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराए और बोले, देख रहे हो इसे, एक दिन यहाँ मेरी भी फिल्म का पोस्टर लगेगा। दोस्त ने भी हंसकर कहा, हाँ भाई ज़रूर लगेगा। और किस्मत भी देखिए, कुछ महीनों बाद ही उसी जगह उसी दीवार पर फिल्म हरे कांच की चूड़ियों का पोस्टर लगा। उस पोस्टर में विश्वजीत सिंह, नैना साहू, हेलन और राजेंद्र नाथ जैसे सितारों के साथ एक कोने में असरानी का भी चेहरा चमक रहा था। वो पल सिर्फ असरानी का ही नहीं, सभी का सपना साकार होने वाला था। उन्होंने साबित कर दिया, अगर सपने सच्चे हों तो दीवारें भी उन्हें सलाम करती हैं। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज से ठीक 11 महीने पहले यानी कि 23 नवंबर 2024 को अजमेर राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान असरानी ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे वहां मौजूद हर शख्स को गर्व से भर दिया था। मंच पर खड़े असरानी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि आपने कभी किसी देश में सिंधी भिखारी नहीं देखा होगा। नहीं, क्योंकि सिंधियों में कभी भी भीख नहीं मांगी जाती। हमने गोलियां बेची, कपड़ों का व्यापार किया, पकोड़े बेचे, लेकिन कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी पहचान है। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन असरानी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, आपको कोई सिंधी डाकू, आतंकवादी, नक्सलवादी या खूनी नहीं मिलेगा, लेकिन एक व्यापारी जरूर मिलेगा। हमने दुनिया का कोई देश नहीं छोड़ा, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह सिंधियों ने कपड़े बेचे, पकोड़े बनाए, पकवान परोसे और मैंने खुद भी बेचे। मेरे पिता और माँ ने भी यही किया, कपड़े सिले, मेहनत की, लेकिन कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी भी भीख नहीं मांगी। उनकी यह बात सुनकर सभागार तालियों से गूंज उठा और उस दिन असरानी ने न सिर्फ अपनी सिंधी जड़ों पर गर्व महसूस किया और जताया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि असली सम्मान मेहनत करने वालों को ही मिलता है, चाहे वो पकोड़े बेचने वाला हो या पर्दे पर लोगों को हंसाने वाला कलाकार हो। असरानी के जीवन से जुड़ा एक और किस्सा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इंदिरा गांधी ने बदल दी थी असरानी की किस्मत। ऑफिस से भगा देते थे फिल्म मेकर्स। जाने माने अभिनेता असरानी का निधन हो गया। हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों के दिलों पर जगह बनाने वाले गोवर्धन असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 वर्ष की उम्र में असरानी का मुंबई में 20 अक्टूबर की शाम को निधन हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर में इंदिरा गांधी का भी अहम किरदार रहा है। गोवर्धन असरानी के निधन के बाद लोगों को बताया जाता है कि पिछले काफ़ी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। इसके बाद फेफड़ों की समस्या के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर दिवाली के दिन उनका निधन हो गया।
वहीं फिल्मों में आने के लिए असरानी ने खूब पापड़ बेले थे। अपने माता पिता से बगावत करके मुंबई आ गए थे। फिर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था। यही उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर में इंदिरा गांधी का अहम किरदार रहा है। इंदिरा गांधी ने असरानी का साथ दिया था। असरानी जब अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुंबई आ गए, यहाँ उन्होंने सोचा कि वह हीरो बन जाएंगे। उन्हें बचपन से ही फिल्मों का काफ़ी शौक था। वो बचपन में चुपके से सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाया करते थे। इसके बाद उन्होंने FTII से ट्रेनिंग ली थी और सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन उन्हें काम नहीं दिला पा रहा था। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। लेकिन 2 साल खाली रहने के बाद जब इंदिरा गांधी से मिले तो किस्मत ही बदल गई और खुद उन्होंने इस बात का जिक्र बॉलीवुड ठिकाना को दिए एक इंटरव्यू के दौरान किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया, उस दौर में मैं अपना सर्टिफिकेट साथ में लेकर घूमता रहता था और लोग मुझे भगा देते थे। कहते थे एक्टिंग के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बड़े सितारे बिना किसी ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं, तुम कौन हो, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। इसके बाद असरानी के जीवन में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी की एंट्री हुई और उन्होंने असरानी की किस्मत बदल दी। असरानी ने बताया था, एक दिन इंदिरा गांधी पुणे आई थी। उस वक्त वो सूचना और प्रसारण मंत्री थी और हमने उनसे शिकायत की। हमने उन्हें बताया कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद मुझे कोई काम नहीं देता है। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कुछ प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर से कहा कि असरानी को काम दिया जाना चाहिए। उनके कहने के बाद मेरे पास काम आने लगा। जया बहादुरी और हम दोनों ने गुड्डी फिल्म में कास्ट किया गया और इसके बाद लोगों ने FTII को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। मेरी पहली फिल्म थी और जया बहादुरी के लिए भी यह पहली ही फिल्म थी। हम दोनों ने इस फिल्म से डेब्यू किया था। गुड्डी हमारे करियर की काफ़ी सफल फिल्म रही। इसके बाद असरानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म गुड्डी में उनका किरदार हिट हो गया। गुड्डी के बाद उन्हें कई फिल्मों में मौका मिला। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में काम किया। 1970 के बाद असरानी की मांग फिल्मों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हर दूसरा फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में लेता था। यहाँ तक कि 1970 से लेकर 1989 तक उन्होंने 101 फिल्मों में काम किया। फिल्म नमक हराम में काम करने के बाद असरानी और राजेश खन्ना दोस्त बन गए। इसके बाद राजेश खन्ना जिस फिल्म में काम करते वो मेकर से कहते कि असरानी को फिल्म में मौका दिया जाए और इसी चलते असरानी के साथ राजेश खन्ना ने करीब 25 फिल्मों में काम किया। सिनेमा घरों में जेलर अब सबके बीच से दूर जा चुके हैं। बॉलीवुड में अमिट छाप छोड़ने वाले असरानी को हमेशा उनके निभाए गए किरदारों के लिए याद किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर 2025 को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिग्गज हास्य अभिनेता ने मुंबई में जुहू में स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। दिवाली के दिन उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और लाखों फैंस के बीच शोक का माहौल है। उनके परिवार में इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्टर के जरिए इस खबर की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने हर चेहरे पर मुस्कान वाले इंसान को बताया कि वह मृत हैं। गोवर्धन असरानी की पत्नी अभिनेत्री मंजू असरानी अब उनके परिवार में है। खबरों के मुताबिक उनकी संपत्ति 40 से 45 करोड़ रुपए के बीच में बताई जाती है। उन्होंने टीवी शो और फिल्मों में, विज्ञापनों में, अन्य प्रदर्शनों से कमाई की है। उनके पास मुंबई में एक घर भी था। असरानी ने हिंदी, गुजराती, दक्षिण भारतीय 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अनोखे हाव भाव ने दर्शकों को चहेता बना दिया था। शोले, चुपके चुपके, गोलमाल, अभियान और बावर्ची जैसी फिल्मों में उनकी यादगार भूमिकाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी और थिएटर में भी काम किया। बरसों बाद स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वे विशेष भूमिकाओं में सक्रिय रहे। असरानी हंसी और उनके मशहूर डायलॉग, दिल छू लेने वाले अभिनय हमेशा प्रशंसकों से जीवित रहेंगे। क्या थी असरानी की अंतिम इच्छा? दरअसल असरानी के निधन की खबर जब सामने आई तो सबको धक्का सा लगा। सबको हंसाने वाले असरानी आखिरकार अचानक कैसे चले गए? असरानी के निधन की खबर के ज़्यादा लोगों की शॉकिंग लगा था कि उनका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका था। इसके बाद उनके परिवार ने इनकी जानकारी लोगों को दी। दरअसल ये इच्छा असरानी की थी। एक रिपोर्टर के मुताबिक असरानी चाहते थे कि उनका संस्कार में उनके सिर्फ घर के परिवार के लोग ही शामिल हों। यही वजह थी कि उनके अंतिम संस्कार में करीब 20 लोग ही शामिल हुए, उन्हीं के परिवार वाले और कुछ खास लोग, जिनके बिना उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सकी। उनकी पत्नी ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की थी और काफ़ी शांत तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। असरानी की पत्नी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि असरानी नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद
ज़्यादा शोर शराबा या हंगामा हो। बड़े ही शांत तरीके से घर वालों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उनकी पत्नी ने अंतिम इच्छा उनकी पूरी की और बहुत ही कम समय में ही उनका अंतिम संस्कार कुछ लोगों की मौजूदगी में करा दिया गया। असरानी को एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर सफलता मिली, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चरित्र भूमिकाएं भी निभाई थी। वे हर रोल को जीवंत कर देते थे। असरानी ने कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की थी जिसमें वह हीरो बने थे। चला मुरारी हीरो बनने एक ऐसी ही फिल्म थी। उनके करियर की यह सबसे अलग फिल्म थी जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब थी। असरानी की यह कहानी तब की है जब वे अंग्रेजों के जमाने का जेलर बनकर बच्चों के बीच मशहूर हो गए थे। मेरे अपने जीवन परिचय, अभिमान, मिली और खुशबू जैसे फिल्मों से दिग्गज अभिनेताओं के साथ चरित्र भूमिकाएं निभाकर प्रतिष्ठा हासिल कर चुके थे। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया था। उन्हें बतौर कॉमेडी एक्टर का तमगा मिल गया था। खासतौर पर शोले फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता और मांग उन्हें खूब उत्साहित कर रही थी। अब असरानी बतौर एक्टर बनकर काम करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर जैसे कलाकारों के आगे यह सपना बहुत ही मुश्किल था। लिहाजा उन्होंने खुद निर्देशक बनने की ठानी और खुद को हीरो भी बनाया। बतौर निर्देशक और मुख्य अभिनेता असरानी की फिल्म थी चला मुरारी हीरो बनने। यह साल 1977 में आई थी। इसे असरानी ने खुद ही लिखा भी था। दरअसल शोले, दीवार जैसी कुछ फिल्में ऐसी थी जिन्हें देखने के बाद देश भर के बहुत सारे नौजवानों ने हीरो बनने के लिए सपना देखा और मुंबई का रुख किया। एक लहर सी देखी गई। चला मुरारी हीरो बनने में असरानी अपने किरदार में इस लहर को आत्मसात करते हुए नजर आते हैं। वही आपातकाल के दौरान इसके बाद फिल्मों का मिजाज बदलने लगा। कहीं सिस्टम निशाने पर होता तो कहीं रोमांटिज्म का जोर। इस फिल्म में सिस्टम और रोमांटिज्म दोनों ही थे। सिस्टम फिल्म इंडस्ट्री का था और रोमांटिज्म सपनों को साकार करने का। चला मुरारी हीरो बनने के अलावा ए.के. हंगल, बिंदिया गोस्वामी और सत्यम कप्पू जैसे कलाकार इतनी सोच विचार करके बनाई गई कि यह फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब नहीं हो पाई। मूल रूप से यह कॉमेडी ड्रामा जॉनर की फिल्म नजर आई। कहानी जिस तरह से मुरारी को हीरो बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसी तरह काफ़ी मेहनत करने पर भी असरानी को हीरो वाली मान्यता नहीं मिल सकी। न तो इंडस्ट्री में कोई नोटिस किया गया और न ही पब्लिक ने स्वीकारा। वह हंस कर लोगों को हीरो बनाने में सहयोगी कलाकार के तौर पर और एक सहयोगी कलाकार के रूप में पहचान बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन चला मुरारी हीरो बनने में हास्य बोध में असरानी ने देश के लाखों नौजवानों की उम्मीदों और सपनों को जैसे कुरेद सा दिया हो। यह फिल्म उस जमाने में नहीं चली, लेकिन बाद के दौर में खूब सराही गई। यह असरानी की एक क्लासिक पेशकश थी। असरानी खुद एक संघर्षशील अभिनेता रहे हैं। जयपुर से मुंबई अपने सपने को लेकर आए असरानी ने अपने ही ऊपर आधारित इस फिल्म का निर्माण किया था। उन्होंने मुख्य उपनाम से विख्यात हुए। जयपुर में अपने पहली आकाशवाणी के लिए काम किया करते थे। आवाज़ अच्छी थी, अंदाज में आकर्षण था, दिखने में भी हैंडसम थे। लिहाजा एक संघर्षशील अभिनेता को दुख और परेशानियों को कितना भी सामना करना पड़ता है, उन्होंने इस बात को जीकर महसूस किया है। उन्होंने खुद को ही अपने ही किरदार में जीवंत बना दिया। जब अपनी कहानी के जरिए मुंबई से बाहर आए तो एक स्ट्रगलर का दर्द बताने की बारी आई। उन्होंने अपने दिल की बातें खुलकर कहीं और डंके की चोट पर कहा कि बाहरी कलाकार इंडस्ट्री के अंदर स्टार किड्स होने में क्या फ़र्क होता है, कैसे फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है। इसे दिखाने के लिए उन्होंने सबसे चार्मिंग एक्टर ऋषि कपूर से बतौर गेस्ट एक्टर काम लिया था। अव्वल ये था कि ऋषि कपूर ने यह रोल करने से इनकार कर दिया था। चला मुरारी हीरो बनने में ऋषि कपूर वाले उस गेस्ट सीन का खास तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा। फिल्म की कहानी एक जगह मुरारी यानी कि असरानी अपने साथी को पता चलता है कि बॉबी के पॉपुलर एक्टर ऋषि कपूर नज़दीक के किसी सिनेमा हॉल में अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में आए हैं। मुरारी वहां दौड़ कर जाता है और ऋषि कपूर को देखना चाहता है। ऋषि